गुड मॉर्निंग बच्चों। हम यूनिट सेकंड पढ़ने लग रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं तो उसमें हमने क्या पढ़ा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ लिया, और कल हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये तीन प्रॉपर्टीज जो है वो हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टीज है उसको आज करेंगे। फोर्थ नंबर पे है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने 9th 10th 11th क्लास के अंदर कहीं पढ़ा है भाई फ्रीजिंग पॉइंट। आइस है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, या कोई दूसरे सब्सटेंस होते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो आइस है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कोई लिक्विड सब्सटेंस है वो लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसके अंदर सॉलिड के अंदर लिक्विड सॉलिड के अंदर। जिस टेम्परेचर पे किसी टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सब्सटेंस क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। मतलब फ्रीज का मतलब जमना। अब हम जैसे लिक्विड को क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं वाटर को, और कुछ समय के बाद में आप देखोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी आइस बन जाती है। क्या बनेगी, आइस। तो हमें ये बताना है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई लिक्विड सब्सटेंस फ्रीज होगा वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे कि आइस है, आइस है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर एक ये वर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होगा डिक्रीज होना, मतलब डिक्रीज। जिस प्रकार से हमने एलिवेशन बताया था, एलिवेशन का मतलब क्या बताया था हमने, इंक्रीज होना। डिप्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना। कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जब हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे। क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से टेम्परेचर में क्या होगा, कमी आएगी, डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर होगा, कम करना पड़ेगा। तो जो कम हुआ है उसी को हम क्या करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको नोट करेंगे भाई, क्या करेंगे, नोट कर लेते हैं इसको। द प्रॉपर्टी of a substance when non-volatile solute dissolved in solution, this is called depression in freezing point। क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा भाई। तो देखो अब इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी एफ। अब इस डेल्टा टी एफ को ग्राफ से हमें देखना है, जो हो जाएगा, इधर टेम्परेचर, इधर वेपर प्रेशर है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये अलग अलग टेम्परेचर पे फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ नॉट, और इधर हमने कर दिया टी एफ। इस टेम्परेचर को टी एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको टी एफ नोट से।
तो जो ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आएगा। यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जिस पे ये क्या होगा, फ्रीज हो जाता है। कोई सॉल्यूशन क्या है, फ्रीज होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। फिर ये इस प्रकार से निकालेंगे, क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से बनाएंगे। देखो भाई, ये जो इस प्रकार से है ये हो जाएगा फ्रोजन पॉइंट, इसको बोलते हैं फ्रोजन पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा लिक्विड सॉल्वेंट और ये हो जाएगा सॉल्यूशन, हो जाएगा सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से ये टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो गया, यहाँ से टेम्परेचर वापस डिक्रीज होगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ। घटा हुआ जो टेम्परेचर है वो डिप्रेशन या फ्रीजिंग पॉइंट पे रहेगा। तो इसको कैसे निकालोगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, अब हमें इसको माइनस करना है, मतलब डेल्टा टी एफ निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ निकालेंगे तो ये कर देंगे इसमें टी एफ नोट माइनस टी एफ, टी एफ नोट माइनस टी एफ कर दिया। तो इस प्रकार से ये हम निकाल लेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आगे हम एक्सप्रेस करेंगे। पहले यहां तक नोट करो, ये जो टी एफ नोट है ये इधर आ जाएगा भाई, ये सॉरी इधर करना है, इसमें टी एफ नोट माइनस टी एफ। तो यहाँ तक करने के बाद में आगे करते हैं हम एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसा कि हमने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के अंदर पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था, P नोट A माइनस पी एस और P नोट A इज इक्वल टू XP होता है, या रोड्स लॉ अकॉर्डिंग XB क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये पढ़ा। अब यहाँ पर ये जो T डेल्टा टी एफ है ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XB। क्या होगा XB, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कॉमन ले गया के XB, क्या हो जाएगा के XB आएगा। अब ये के XB कॉन्स्टेंट है, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाएगा इस। अब यहाँ पर इसको इस साइड में कर लेते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के XB की जगह, जैसे हम एलिवेशन इन कांस्टेंट के अंदर क्या है ऐसे इसमें करना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या है ऐसे इसमें करना होगा। तो XB की जगह क्या आएगा, के एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये कर लेंगे। यहाँ पर एन बी है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर एन ए ग्रेटर देन एन बी। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के
एन बी अपॉन एन ए, ये रहेगा। एन बी बराबर हम जानते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, क्या आ जाएगा। और एन ए बराबर क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पे करो डब्ल्यू ए इंटू एम ए, क्या आएगा एम ए। एम ए को इस साइड में लिख कर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के डॉट एम ए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। के एम ए ये हो जाएगा एफ के बराबर, के एफ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आएगा के एफ। और ये जो दिया गया है ये मोलिलिटी के अंदर आ जाएगा। मोलिलिटी यूनिट जो यूनिटी में होता है एम मोलिलिटी यानी बराबर 1, तो ये आ जाएगा 1, तो ये क्या रहेगा के एफ रहेगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के एफ, क्योंकि यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा, यूनिटी के अंदर लेते हैं तो कोई चीज, तो के एफ डॉट 1 हम लिखेंगे नहीं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा के एफ। के एफ क्या है, ये मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे देखो यहाँ भी इसमें देखो ये जो है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ निकाला। के एफ ये क्या है, मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मोलर डिप्रेशन, मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या लिया जाता है, यूनिटी के अंदर होगा। किसमें होता है, यूनिटी के अंदर, वो मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। अब आगे हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट होगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे हमने क्या निकाला था, ये नोट कर लेंगे यहाँ पे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ बराबर ये क्या है डब्ल्यू बी। यहाँ पे हमने क्या के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए किया। एम बी निकालना है तो एम बी इज इक्वल टू ये क्या होता है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट एम। तो ये आ जाएगा भाई के एफ तो डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ इधर आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू। इस प्रकार से ये हमने निकाल दिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। अब देखो जहां पर हमने ये रोल्स ला के अकॉर्डिंग ये क्या था, एक्स बी ये होता है डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा एक्स बी। आगे हमें ये करना है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के डॉट एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये कहाँ से आ गया, एक्स बी बराबर होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एन बी अपॉन एन ए। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के डब्ल्यू बी, एन बी बराबर क्या होगा डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, फिर एन ए बराबर ये हो जाएगा। और यहाँ पर पहले हम नेगलेक्ट कर देते हैं इस चीज को, तो ये डेल्टा टी एफ बराबर ही आ जाएगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा के एम ए को आप इस साइड में लेके आ जाओ, के एम ए डॉट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा के एफ हो जाएगा, क्या होगा के एफ। और यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं यूनिटी के अंदर, और यूनिटी के अंदर लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाती है।
और 1 हम लिखेंगे नहीं, इसलिए डेल्टा टी है बराबर के एफ। ये जो के एफ निकाला है हमने वो क्या होगा, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा उसका, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसका मोलिकुलर मास निकालोगे इस फ्रीजिंग पॉइंट का, तो क्या करोगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या है होता है के एफ डॉट, ये यहाँ से आ गया के एफ डॉट एम बी इंटू डब्ल्यू बी, एम बी इंटू डब्ल्यू ए, एम बी इज इक्वल टू ये मोलिकुलर मास एब्सोल्यूट होगा, के एफ ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर रहेगा। इस प्रकार से हमें इसको सोल्व करने है, इसको नोट करो भाई अच्छे से। नेक्स्ट जो टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जो हम ये बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आरओ, ये आरओ जो घर के अंदर जो हम लगाते हैं वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो क्या होता है, ये वाटर को प्यूरिफाई करने में इसका यूज करते नहीं करते, घर के अंदर हम लगाते हैं, वाटर को प्यूरिफाई कर देगा, साल्ट अलग कर देता है और प्योर वाटर है वो अलग कर देता है। तो ये क्या होगा, तो हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। इस प्रकार से ले लिया हमने भी और यहाँ पे इसमें क्या लगा दी हमने कि पिस्टन लगा दी, क्या लगाई पिस्टन, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन या सी वाटर भी कह देंगे इसको, क्या है सी वाटर। यहाँ क्या है सॉल्वेंट, यहाँ से क्या करेंगे इसको इधर लेके आ जाओ डायरेक्ट, ठीक है इस प्रकार से। मतलब ये क्या हो गया फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है इसमें, प्रेशर अप्लाइड क्या हो जाएगा, प्रेशर अप्लाइड ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रोसेस होगी रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो भी क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होती है, क्या होगी वो प्रोसेस होती है जिसमें फोर्स, जिसमें एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। किसके ऊपर करते हैं, इस सॉल्यूशन, ये जो सी वाटर दे रखे हैं इसके ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे, किससे ज्यादा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कल पढ़ाया भी था, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, कल हमने किया था। ऑस्मोटिक प्रेशर वो कम से कम प्रेशर होता है जो सॉल्वेंट को इधर आने से रोकता है और इधर वाले जो पार्टिकल्स हैं इधर जाने से रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया हमने, जो प्रेशर लगाया था उस प्रेशर से भी क्या होगा, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये जो प्योर सॉल्वेंट है वो फ्लो करते हैं सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, फ्रेश वाटर आएगा। क्या मिलेगा हमें, फ्रेश वाटर या प्योरीफाई वाटर बोलते हैं, तो फ्रेश वाटर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन greater than osmotic pressure
then pure solvent will flow solution to solvent through semi-permeable membrane. इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ये हो गए एसपीएम मेम्ब्रेन। क्या है ये? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन से ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर से मिलेंगे। तो जो प्रेशर लगाया जाता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, जिससे सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये इधर आ जाएंगे और इधर आके हमें कैसे वाटर मिलेगा? फ्रेश वाटर मिलेगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का कहाँ पर यूज किया जाता है? डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर जो होता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है, इस प्रोसेस का यूज करेंगे, जिसको क्या बोला जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। नोट करो इसको। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इस यूनिट का। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। हम क्या करते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के द्वारा मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। वो मास क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। जो थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू के द्वारा मास दिया होता है उसको ही हम क्या कहेंगे? उनके बीच में डिफरेंस आएगा, उसी मास को हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो क्या करेंगे भाई? जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो मास हम निकालते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो मास है का मास किससे डिफरेंट आ जाए? थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड जो वैल्यू दी गई है, इनके बीच में डिफरेंस आए, इनकी वैल्यू के बीच में क्या है? डिफरेंस आ जाए। और जो डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहेंगे भाई। आगे है इसमें वेंट्स ऑफ फैक्टर। क्या है? वेंट्स ऑफ फैक्टर। वेंट्स ऑफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई इज इक्वल टू क्या होगा? आई इज इक्वल टू का मतलब होता है भाई कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वो आएगी उसका रेशियो हो जाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? ये वेंट्स ऑफ फैक्टर। रेशियो किसका निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड वेंट्स ऑफ फैक्टर्स। आई इज इक्वल टू इसको हम क्या करेंगे? एम
MC/m0 भी लिख सकते हैं, MC/m0। MC का मतलब होता है नॉर्मल मोलिकुलर मास, नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन एम नोट जो दिया है वो आ जाएगा एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, क्या आएगा, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास आएगा। ये आई फैक्टर हम निकालते हैं, वैन-सो फैक्टर बोला जाता है जिसको। इसके आगे है भाई वैन-सो फैक्टर को हम क्या करेंगे, कैसे आगे निकालेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन के द्वारा इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ तक नोट करो। लास्ट जो टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन को हम सबसे पहले किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों को ही अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिंबल है अल्फा। सबसे पहले हम करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस, फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस एसोसिएटेड, क्या हो जाएगा, एसोसिएट होता है। तो यहाँ पर इसके क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टेकन। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m0 माइनस MC/m0 डॉट n/n-1 होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसको भी हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आपने क्या देखा है कि इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट। इसमें एसोसिएट होगा तो इसमें क्या होगा, डिसोसिएट, क्योंकि एसोसिएशन में एसोसिएट होता है, डिसोसिएशन में डिसोसिएट हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा MC/m0 अपॉन m0 n-1। तो इस प्रकार से हमें ये कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आज ये जो सेकंड यूनिट है आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूनिट 3 पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के लिए आपको इतना ही करना है। ओके बाय, थैंक्स।